हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी फोबिया में। हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ रहे थे, वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे। उस क्रम में हमने सबसे पहले प्लेटो को पढ़ा। आज हम लोग अरस्तू को पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमने बात की थी कि किसी भी विचारक को पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम देखें उसका सामाजिक संदर्भ क्या है और व्यक्तिगत संदर्भ क्या है। तो हम वैसे ही शुरू करते हैं। अरस्तू जो है वो प्लेटो से बहुत प्रभावित है। जिस तरह प्लेटो सुकरात से प्रभावित था, अरस्तू प्लेटो से प्रभावित है। और अरस्तू जो है वो जीव विज्ञान का बहुत जानकार है, उसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और यही अरस्तू जो है वो जो सिकंदर था अलेक्जेंडर, उसका गुरु भी है। इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, फिर इसके व्यक्तिगत परिवेश को देखेंगे। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट ये है कि ट्राइबल सोसाइटी थी। प्लेटो के समय भी ट्राइबल सोसाइटी थी, जनजाति समाज था। और जनजाति समाज है तो उसमें व्यक्ति तो प्राथमिक होगा नहीं, समुदाय का महत्व होगा। और सिटी स्टेट थे उस समय, और उन नगर राज्यों के मध्य संघर्ष बना हुआ था। नगर राज्य होने का मतलब यहाँ पे राष्ट्र राज्य का विकास नहीं हुआ था, नेशन स्टेट्स का विकास नहीं हुआ था, छोटे छोटे राज्य थे, जो कि प्लेटो के समय भी था। और समाज में असमानता थी, और इस असमानता का कारण क्या था कि दास व्यवस्था थी। दास व्यवस्था थी, इसलिए समाज में असमानता थी। ये हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, समाज में असमानता है तो प्लेटो जो है वो असमानता को स्वीकार करेगा, क्योंकि सामाजिक विचारों से वो प्रभावित होगा। इसका इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है देखते हैं। इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्लेटो जो है वो खुद एक धनी घर से आता है, और उसका खुद शादी विवाह हो रखा है। तो वो परिवार को मानेगा, संपत्ति को मानेगा। वो मानेगा कि शासन में जो है जो संपत्तिशाली लोग हैं उनका शासन हो। तो ये एरिस्टोक्रेसी को मानेगा, कुलीन तंत्र को मानेगा। लेकिन ये है प्लेटो का शिष्य ही, तो प्लेटो के जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं उनसे भी बहुत प्रभावित है। इसलिए मानता है प्लेटो कि भाई व्यक्ति के जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो तो नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन करना ही है, मोरल वर्चुअस लाइफ। लेकिन बावजूद इसके जो अरस्तु है वो आदर्शवादी नहीं है, वो बहुत व्यवहारिक बात करेगा, जो कि हम लोग समझेंगे। अच्छा, हम लोगों ने पहले बात की कि किसी भी विचारक को समझना है, चिंतक को समझना है, तो समझने का सही तरीका क्या है कि सामाजिक परिवेश देखें, व्यक्तिगत संदर्भ देखें। लेकिन हम लोग कहेंगे कि हमें विचारों की स्पष्टता रखनी होगी। जब ढेर सारे थिंकर पढ़ेंगे तो इसका उसमें मिला देंगे, उसका इसमें मिला देंगे। इसलिए विचारों की स्पष्टता के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। जब अरस्तु को पढ़ेंगे तो प्लेटो से तुलना करेंगे, मैकियावेली को पढ़ेंगे तो प्लेटो अरस्तु से तुलना करेंगे, हाब्स को पढ़ेंगे तो मैकियावेली से तुलना करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आइडिया है, कौन किसका आइडिया, एकदम स्पष्टता रहेगी। हम शुरू करते हैं फिर। असमानता थी समाज में, और सुक्रेटिस प्लेटो के समय भी असमानता थी, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग था। यहाँ पे इनइक्वलिटी थी समाज में, तो अरस्तु ने इनइक्वलिटी के समाधान के लिए बहुत ही जबरदस्त रीजन दिया है असमानता के लिए। उसने बोला कि असमानता जो है प्राकृतिक है। बोला गया क्यों भाई? अच्छा, प्लेटो कहता था कि प्रकृति में समन्वय है, सामंजस्य है, हारमोनी है। लेकिन अरस्तु कह रहा है कि नहीं भाई, प्रकृति में जो है वो विषमता है, विषमता प्राकृतिक है। कहा गया ऐसे कैसे भाई? प्लेटो तो कह रहा था कि सामंजस्य है, पर्वत है तो खाई भी है, जल है तो स्थल है, समन्वय है, सामंजस्य है। आप कह रहे हो कि विषमता है, कैसे विषमता है? अच्छा, उसने कहा कि भाई प्रकृति में श्रेष्ठ का साधन शासन अधीनों पर होता है, शेर जो है लोमड़ी को खा जाएगा। इसलिए दोस्तों, समाज में सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होगी। अच्छा, समाज में सभी एक जैसा हो जाएगा तो समाज चलना ही मुश्किल हो जाएगा, अंतर्निर्भरता खत्म हो जाएगी समाज की। इसलिए दोस्तों, तू भी राजा मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी। इसलिए समाज में विषमता होनी चाहिए, और कहा कि विषमता प्राकृतिक है। अच्छा, इसके पीछे इसने बायोलॉजिकल, अरस्तु जो है जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, इसको शारीरिक अध्ययन पे बल दिया। और उसने कहा कि भाई शरीर में हमारे सभी पार्ट का इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता। कुछ हमारे शरीर के अंग होते हैं जिनका ज़्यादा महत्व होता है, कुछ कम होता है, कुछ इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं सब्सिडरी पार्ट होते हैं। भाई हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये सब क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है। और नाक, हाथ, उंगलियां, ये सब क्या है? सब्सिडरी पार्ट है। इसी तरह कहा समाज में जो मास्टर होगा वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है। उसका काम क्या है? शासन संचालन में भाग लेना। और जो दास हैं, महिलाएं हैं, वो सब सब्सिडरी पार्ट हैं, वो सहायक हैं, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और इसने साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल आधार पर भी बताया, शारीरिक बनावट के आधार पर। अच्छा, जब जानवरों से हम लोग खेती किसानी में काम लेते हैं, बैलों से हल जोतते थे हम लोग, तो जो वहाँ पे पशु का यूज कर रहे हैं वो मनुष्य की भलाई के लिए कर रहे हैं, मनुष्य का भलाई हो सके, समाज की भलाई हो सके। यहाँ पे जो देखिए कि आदमी जाके जिम कर रहा है, बावला हो गया है अरस्तु के अनुसार। भाई
जिम करके क्या कर रहे हो? फालतू में आप एनर्जी लॉस कर रहे हो। आपको मेहनत ही करनी है तो भाई जाके आप श्रम दान कर दो, कहीं पे लेबर वर्क कर दो। लेकिन नहीं, आदमी बावला हो गया है शरीर बनाने के पीछे। तो अरस्तु कहता है कि दो तरह के लोग हैं, एक तो जो है फिजिकली वेल बिल्ड होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं, और दूसरा कहता है कि मेंटली वेल बिल्ड होते हैं, जो मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं। कहता है कि जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ हैं, जैसे अंकित बयनपुरिया हो गया, तरुण गिल हो गया, ये सब बॉडी बनाने के पीछे लगे हैं। कहता है भाई तुम लोग बॉडी जो बना रहे हो, तुम लोग दास हो। शरीर क्यों बना रहे हो? काम करना है, इसलिए शरीर बनाओ। और कहता है कि जो मेंटली वेल बिल्ड है, मास्टर जो है, उनका काम क्या होगा? शासन संचालन में भाग लेना। इसलिए शरीर वरीर बनाने के पीछे मत पड़ो, मस्तिष्क को स्ट्रांग करने के पीछे पड़ो। अच्छा, उसने एक एग्जांपल दिया कला। अच्छा, कोई कला बनाई जाती है तो उसके लिए आपको क्या होगा? ब्रश चाहिए होगा, कलर चाहिए होंगे। कहने का मतलब कोई भी कला बनाने के लिए आपको उपकरण की आवश्यकता होती है। इसी तरह से समाज को भी चलाना एक कला है, और इस कला के लिए क्या होगा? आपको मास्टर की जरूरत पड़ेगी, मालिक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो विषमता है। अच्छा, इसने विषमता के नैतिक आधार भी प्रस्तुत किए। कहा कि भाई भले ही स्लेवरी सिस्टम है, दास व्यवस्था है, लेकिन ये नैतिक है। क्यों नैतिक है? क्योंकि दास जब मालिक के साथ रहेगा, उसके अंदर क्या होगा? विवेक का विकास हो जाएगा, और जिसके अंदर विवेक का विकास हो गया वो दास नहीं है, प्लेटो के अनुसार। अच्छा, ये था उसका असमानता का, किस तरह से असमानता को बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया है अरस्तु ने। नेचुरल एरिस्टोक्रेसी देखने जा रहे हैं, प्राकृतिक कुलीन तंत्र देखने जा रहे हैं। भाई उसने सबसे पहले कहा कि इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति प्राकृतिक है। व्यक्ति प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि जिस तरह से प्रकृति में विषमता है, व्यक्ति में भी विषमता है, क्योंकि कुछ इंटीग्रल ऑर्गन होता है हमारे, कुछ सब्सिडरी ऑर्गन होता है। इसलिए इंडिविजुअल जो है वो नेचुरल है, और विषमता जो है प्राकृतिक है। और परिवार क्या है? परिवार लोगों का ही समूह तो है, व्यक्तियों का ही समूह है, इसलिए कहा कि परिवार जो है वो भी प्राकृतिक है। और तीसरी चीज उसने कही कि भाई परिवार से मिलकर ही राज्य बन रहा है, तो जो राज्य होगा, जो समाज होगा, उसमें भी विषमता होगी। देख रहे हैं किस तरह से समाज की विषमता को प्लेटो डिफेंड कर रहा है। प्लेटो डिफेंड कैसे कर रहा है कि भाई व्यक्ति में विषमता है, व्यक्ति में विषमता है, परिवार में विषमता है, तो स्वाभाविक रूप में क्या होगी? राज्य में भी क्या होगा? विषमता होगी। इंडिविजुअल। अच्छा, आजकल के जो स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं भाई देव भाव में बस ग्रसित रहो, आप लोग शरीर के ही पीछे पड़े हो, आत्मा को जानो। भाई कितनी योनियों के बाद मनुष्य के रूप में शरीर मिलता है, तो शरीर से ही हमारा पूरा जीवन चलना है। हमारा मस्तिष्क मजबूत होगा अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो शरीर ही तो सब कुछ है। और कह रहे हैं भाई देव भाव से ग्रसित ना हो। क्यों देव भाव से ग्रसित ना हो? इसलिए ये जो है मध्यम मार्गी है। प्लेटो जो था वो कहता था नहीं भाई, व्यक्ति के अंदर केवल नैतिक सद्गुणी जीवन, ईश्वरीय प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, ये भौतिकवादी तत्व। लेकिन ये मानता है कि भाई नहीं, व्यक्ति की जो है फिजिकल नीड भी होती है, साथ साथ मोरल नीड भी होती है। फिजिकल नीड क्या है भाई? खाना पीना, घर हो, फैमिली हो, ये फिजिकल नीड है। और मोरल नीड क्या है भाई? जो मोरल होगा उसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी, भौतिक इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए अरस्तु तो कहता भी है कि जो राज्य में नहीं है, या तो वो पशु है या तो वो ईश्वर है। पशु होने का मतलब केवल उसके अंदर फिजिकल नीड है, और ईश्वर होने का मतलब केवल क्या है? उसके अंदर मोरलिटी है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जब धार्मिक अध्ययन करेंगे ग्रंथों का, तो उसमें भी दो प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। एक तो होता है कि आसुरी प्रवृत्ति दैवी, और दूसरा दैवी प्रवृत्ति। तो वही मोरल जो हो गया वो दैवी प्रवृत्ति हो गया, और फिजिकल नीड जो है हमारी पशु वगैरह इन सब के समान ही है। तो उसने माना ठीक है, फिजिकल नीड इंपॉर्टेंट है व्यक्ति की, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो जीवन का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मोरल होना चाहिए, मोरल वर्चुअस लाइफ जीना। अच्छा, इसने कहा कि भाई परिवार में विषमता कैसे होगी? परिवार में विषमता क्यों है? इसने कहा कि भाई पति है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, मालिक है, और क्या है? दास है। कहा कि पति का जो पत्नी के साथ संबंध है वो संवैधानिक सलाहकार का है, और पिता का जो पुत्र के साथ संबंध है वो अधिनायकवादी है, और मालिक का जो नौकर के साथ, दास के साथ संबंध है वो निरंकुश है। तो कहा कि भाई ये तीनों लोग एक ही तो हैं, हस्बैंड, फादर, मास्टर, ये सब मास्टर ही है, लेकिन इनके अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध है। ये सब परिवार का पार्ट है, लेकिन इन सब के साथ अलग अलग संबंध है। इसलिए परिवार में क्या है? विषमता है। इसलिए क्या होगी? राज्य में भी क्या होगी? विषमता होगी। राज्य की प्रकृति की बात किया जाए, नेचर ऑफ स्टेट। अच्छा, प्लेटो का भी नेचर स्टेट क्या था? स्टेट प्राकृतिक था, लेकिन उसने कृत्रिम रूप से निर्मित करने के, फिर भी वो कहता था कि नहीं भाई स्टेट प्राकृतिक है, क्योंकि व्यक्ति के आत्मा के गुण जो थे उसके आधार पर उसने राज्य का निर्माण किया, और आत्मा के गुण जो थे वो क्या थे? प्राकृतिक थे। अच्छा, इसका भी स्टेट प्राकृतिक है, क्योंकि परिवार प्राकृतिक है, व्यक्ति प्राकृतिक है, इसलिए क्या होगा? स्टेट भी प्राकृतिक होगा।
राज्य जो है वो भी प्राकृतिक होगा, क्योंकि राज्य है क्या, राज्य क्या है, ऑर्गन ऑफ ऑर्गन है। राज्य जो है समुदायों का समुदाय है। भाई आप देखो, सबसे नीचे क्या है, फैमिली है, फैमिली है, फैमिली के बाद विलेज बना, और विलेज से क्या हुआ, स्टेट का निर्माण हुआ। इसलिए उसने कहा कि भाई राज्य जो है वो क्या है, आंगिक है, क्योंकि इसके ये राज्य जो परिवार है, गांव है, ये क्या है, इसके अंग है। और इसने कहा कि राज्य जो है सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट जो है वो क्या है, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, और राजनैतिक है। क्यों राजनीतिक है, अच्छा आप वोट देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, करते क्या है, जब वोट देता है व्यक्ति, तो वो अपना वोट इस तरह देता है कि समुदाय का भला हो सके, सबका जज के रूप में एकदम निर्णय लेना होता है उसको। इसलिए जब व्यक्ति राज की गतिविधियों में भाग लेगा तो क्या होगा, उसमें सामुदायिक कार्यों में भागीदारी करेगा, कल्याण के कार्यों में भागीदारी करेगा, और उसके अंदर क्या होगा, नैतिकता का विकास होगा। अच्छा, स्टेट की उत्पत्ति के दो आधार हैं, एक तो हिस्टोरिकली क्या कह सकते हैं, भाई व्यक्ति पहले आया, व्यक्ति ने मिल करके यह राज्य का निर्माण किया। लेकिन फिलोसफिकल रूप में देखें तो भाई राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में आया। अच्छा, आप शरीर के बिना हाथ की कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो राज्य के बिना व्यक्ति की कल्पना कैसे। इसलिए फिलोसफिकल दार्शनिक रूप में राज्य पहले आएगा, ना कि व्यक्ति पहले आएगा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात किया जाए, हाँ, शासन प्रणाली की बात किया जाए, इसने विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उस समय के जो शासन प्रणालियां थी अलग अलग राज्यों में, उन सब का अध्ययन किया, और शासन प्रणालियों की 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 जो है सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, और 3 जो है सबसे बेकार की शासन प्रणाली है, सबसे वर्स्ट शासन वाली है। तो अच्छा, जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो मानता है कि भाई नैतिक राजा जो है, सद्गुणी राजा, दार्शनिक राजा, उनका शासन जो है सबसे अच्छा है, इसलिए वो मानता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे अच्छी है। और दूसरा उसे मानता है कि भाई एरिस्टोक्रेसी हो, कुलीन तंत्र हो। अच्छा, एक आप पढ़ते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, हाँ, गुट तंत्र का लौह नियम। ये लौह नियम ये कहता है कि भाई इतिहास कुलीनों की कब्रगाह है। इतिहास कुलीनों की कब्रगाह होने का मतलब लोकतंत्र वोकतंत्र जैसा कुछ होता नहीं है। समाज में हमेशा क्या होता है, कुछ धनी विशिष्ट कौशलपूर्ण लोग होते हैं, वही क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसलिए यही क्या है, एरिस्टोक्रेसी है। तीसरी शासन प्रणाली क्या है, उस पर बाद में बात करेंगे। और इसने कहा कि वस्ट शासन प्रणाली क्या है, अच्छा राजा अत्याचारी हो जाए तो क्या आ जाएगा, टिन्नी हो जाएगा, हाँ। और भले ही एरिस्टोक्रेसी है लेकिन उसमें गुट तंत्र हो जाए, अल्पसंख्यकों का शासन तो है ही, लेकिन जब धनी वर्ग जो है वो अपव्यय करने लगे धन का, संसाधनों का, वो सब क्या है, ओलिगार्की है। समझ रहे हो, ये गुट तंत्र इसको बोल सकते हैं। और तीसरा उसने कहा कि भाई डेमोक्रेसी। आपने देखा था डेमोक्रेसी की आलोचना जो है प्लेटो ने भी की थी। अरस्तु भी डेमोक्रेसी की क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है कि भाई ये सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली है, इसमें सभी शासक बनने को तैयार रहते हैं, सभी की हिस्सेदारी होती है, शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा भाई, सभी की हिस्सेदारी कैसे करेंगे। तो ये इसने कहा कि भाई 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 6 शासन प्रणालियों में बांटा। तो ये कंपेरेटिव स्टडी भी, जब आपसे पूछा जाए कि अरस्तु के अध्ययन की पद्धतियां क्या है, तो अरस्तु तुलनात्मक अध्ययन करता है, क्योंकि अरस्तु 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके क्या किया, 6 प्रकार की शासन प्रणाली है। और ये जो तीसरी शासन प्रणाली है, हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। तीसरी शासन प्रणाली क्या है, देखते हैं। तीसरी शासन प्रणाली जो है उसकी, उसको उन्होंने पोल्टी नाम दिया। पोल्टी आप संवैधानिक शासन, मिस्त्री शासन, कुछ भी कह सकते हैं। और इसने किया क्या कि जो दो सबसे बेकार तरह के शासन थे उनको जोड़कर एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण किया। दो बेकार, एक तो ओलिगार्की था, गुट तंत्र जो था वो खराब था, और लोकतंत्र सबसे खराब था। अच्छा, गुट तंत्र में क्या होता है, धनी संपत्तिशाली लोगों का शासन होता है, वो कुशल होते हैं, अल्पसंख्यक लोग की ही भागीदारी होता है। लेकिन लोकतंत्र क्या है कि बहुमत की भागीदारी का सिद्धांत है। इन दोनों को जोड़ दिया उसने और पॉलिटी बनाया। ऐसा क्यों किया उसने, अच्छा उसके गोल्डन मीन थ्योरी को देखिए। स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत क्या कहता है, भाई सलमान खान को नियम उनके कोई परवाह नहीं है, विधि विधि वो तोड़ देंगे, उनके लिए ये सब मायने नहीं होता। अच्छा, गरीब आदमी जो है वो भी विधि तोड़ता है, लेकिन वो इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे विधि का ज्ञान नहीं होता। अमीर आदमी इसलिए तोड़ता है क्योंकि पैसे का रुतबा होता है। गरीब इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे विधि का ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए जो विधि के प्रति साम्यता रखने वाला वर्ग है वो कौन सा है, मिडिल क्लास है। इसलिए कहा कि जो मध्यम वर्ग का शासन है वो सबसे अच्छा शासन है। और मध्यम वर्ग का शासन क्या है, पॉलिटी है। प्लेटो को देखा था तो प्लेटो ने कहा कि भाई रूल रूल इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आप संविधान बना लिए हो, 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, और जो चीज़ फिक्स नहीं है, जो चीज़ चेंज होती रहे, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए वो कहा कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से महत्वपूर्ण है।
तो लेकिन ये मानता है कि भाई नहीं, विधि होनी चाहिए। ये प्लेटो के विचारों से प्रभावित है, इसलिए कह देता है विधि क्या है भाई, कहता है विधि कुछ नहीं, वासना रहित विवेक ही है। लेकिन ये व्यक्ति के विवेक की बात करता है, समुदाय के विवेक की बात करता है। अच्छा, मैं घर पे गया था, मैं घर पे बोला कि जा रहा हूँ बाल कटाने, मुझे सारे घर वालों ने रोक दिया कि नहीं नहीं जाओगे, आज के दिन बाल नहीं कटाया जाता। दोस्तों, अपने आप चलोगे, अपने विचारों से चलोगे, या समुदाय के विचारों से चलोगे? तो समुदाय के विचारों से चलना होगा। तो कहा कि भाई व्यक्ति का जो विवेक है वो महत्वपूर्ण है, दार्शनिक राजा का विवेक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कम्युनिटी है वो तो लोगों का समूह है, तो समूह का जो विवेक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। और समूह का विवेक किस में निहित होता है? समूह का विवेक ट्रेडिशन में निहित होता है, परंपरा में निहित होता है, कस्टम में निहित होता है, मूल्यों में निहित होता है, संस्कृति में निहित होता है। इसलिए ये मानता है कि भाई व्यक्ति के विवेक की बात मत करो, क्या करो, समुदाय के विवेक की बात करो। और समुदाय का विवेक क्या है? ये ट्रेडिशन, कल्चर, लॉ, नॉर्म्स, ये सब क्या है? समुदाय का विवेक है। अच्छा, विधि का शासन होने का मतलब कि दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा, व्यक्ति का शासन नहीं है। और विधि जो होगी सभी के लिए एक जैसी होगी। और विधि में क्या होगा? समुदाय की भलाई का गुण होगा। और देखा कि कैसे अल्पसंख्यकों को भी हिस्सेदारी तो रहती है, साथ ही बहुसंख्यकों को भी भागीदारी होती है पॉलिटी में। तो इसलिए उसने माना कि भाई रूल जो है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का विचार इसके क्या है? नागरिकता का विचार। इसने कहा कि भाई नागरिक कौन होगा? तो मास्टर जो है वो नागरिक होगा। मास्टर क्यों नागरिक होगा? क्योंकि कहा कि मास्टर के पास टाइम है, मास्टर के पास टाइम है, मास्टर के पास विवेक है। और कहा कि जिसके पास विवेक नहीं है उसे शासन संचालन में भाग लेने का कोई हक नहीं है। इसलिए उसने कहा जो महिलाएं होंगी उनको शासन संचालन में भागीदारी नहीं मिलेगी। जो आपका बुजुर्ग लोग हैं, चूंकि उनके अंदर इतना उत्साह ही नहीं होगा, जोश नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, इसलिए उनको शासन संचालन। शिल्पियों के पास समय नहीं है, बुद्धि विवेक है लेकिन समय नहीं है, इसलिए उनको। और बच्चा जो है उसके अंदर विकास कम होता है विवेक का, इसलिए वो कहता नहीं। दास तो वो मानता है रीजनलेस है, उनके अंदर बुद्ध विवेक है ही नहीं, इसलिए दासों को, इन लोगों को शासन संचालन में भाग लेने का हक नहीं होगा। और भाग कौन लेगा? केवल मास्टर लेगा। अच्छा, शासन संचालन में नागरिकता का मतलब क्या है? नागरिकता का मतलब ये है, सामान्य सी बात है कि आप शासन के विधायिक, न्यायिक, राजनीतिक कार्यों में आप क्या करोगे? भागीदारी करोगे। यही सिटीजनशिप का मतलब है। और कहता है कि भाई महिलाओं को भागीदारी नहीं होगी, ओल्ड पीपल को भागीदारी नहीं होगी। तो ये इसका सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्लेटो लिबरल है या कंजर्वेटिव है? रूढ़वादी है या उदारवादी है? तो बार्कर ने कहा कि भाई प्लेटो उदारवादी है। क्यों प्लेटो उदारवादी है? कहा कि प्लेटो उदारवादी इसलिए क्योंकि प्लेटो जो है विधि को महत्वपूर्ण मानता है, नियम को मानता है, परिवार को मानता है, संपत्ति को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, इसलिए जो है ये लिबरल है। अच्छा, कार्ल पापर ने कहा कि प्लेटो कंजर्वेटिव है। प्लेटो कंजर्वेटिव क्यों है? प्लेटो कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि महिलाओं में विवेक जो होता है कम होता है, वो दास व्यवस्था को मानता है इसलिए। अच्छा, वो समाज में असमानता जो है उसको प्राकृतिक मानता है इसलिए। और वो क्या कहता है? ट्रेडिशन को मानता है, कस्टम को मानता है, परंपरा और परंपरा को जो मानेगा वो क्या है? कंजर्वेटिव ही है। तो ये देखते हैं, इसने कहा कि कंजर्वेटिव है, ये कार्ल पापर ने कहा कि भाई कंजर्वेटिव है, बार्कर ने कहा कि लिबरल है, अरस्तु। अच्छा, मॉडर्न एज थ्योरी जो थी, आधुनिक जो 18वीं 19वीं शताब्दी में दास व्यवस्था थी, और जो अरस्तु के समय दास व्यवस्था है, दोनों के मध्य कुछ अंतर है। क्या अंतर है? जो मॉडर्न स्लेवरी थी वो सोशल है, लेकिन जो ग्रीक एज की स्लेवरी थी वो क्या थी? वो प्राकृतिक है, उसने कैसे विषमता का प्राकृतिक आधार रखा। अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाता था? युद्ध बंदी जो है उनको क्या है? दास बना लिया जाता था। यहाँ पे दास वही लोग होगा जिसके अंदर रीजन नहीं होगा, जिसके अंदर विवेक नहीं होगा, वही दास होगा। यहाँ पे क्या किया जाता था? दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, खान खदानों इन सब में। यहाँ पे केवल हाउस होल्ड जॉब के लिए है, घरेलू काम, ताकि मालिक मालिक को क्या करे? घरेलू काम से मुक्ति मिल सके, इसलिए वो शासन काल में भाग ले पाएगा। और यहाँ की जो दास व्यवस्था है वो हेरिडेटरी थी, वंशानुगत चली आती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हेरिडेटरी है। और वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको दास बना लिएगा पूरे जीवन भर दास रहेगा। यहाँ पे क्या है कि भाई नहीं, पूरे जीवन भर दास नहीं रहेगा। जब उसके अंदर विवेक आ गया मालिक के साथ रहकर, उसमें विवेक भी क्या होता है? विकास हो सकता है विवेक का। अगर विवेक का विकास हो गया तो फिर वो उसकी स्लेवरी जो है, दास जो है, दास खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों के मध्य अंतर है, ग्रीक स्लेवरी और मॉडर्न स्लेवरी में। इक्वलिटी, इसने दो तरह की इक्वलिटी की बात की अरस्तु ने।
एक तो एब्सोल्यूट इक्वलिटी, दूसरा प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी क्या है? एब्सोल्यूट इक्वलिटी न्यूमेरिकल इक्वलिटी है, निरपेक्ष समानता है। निरपेक्ष समानता की बात कौन करेगा? आम आदमी करेगा, गरीब आदमी करेगा। वो चाहेगा कि भाई सब में समाज में समानता स्थापित हो जाए। अच्छा, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी अनुपातिक समानता की बात करो, कौन करेगा? जो संपत्तिशाली लोग हैं वो तो चाहेंगे कि भाई संपत्तिशाली लोगों का ही शासन हो। तो वो कहेंगे कि भाई समाज में वस्तु सेवा पदों का वितरण क्या होना चाहिए? क्षमता के अनुसार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए। ये जो है रिच क्लास मानेगा। तो रिवोल्यूशनरी क्लास कौन है? क्रांति कौन करेगा? क्रांति यही करते हैं, पुअर क्लास और रिच क्लास। और क्रांति का कारण क्या होता है? असमानता कारण होता है। पुअर क्लास इसलिए करता है ताकि समाज में असमानता जो है समाप्त हो जाए, और रिच क्लास इसलिए करता है क्योंकि समानता जो है वो क्या करे, समानता को समाप्त कर असमानता स्थापित की जा सके, विषमता स्थापित की जा सके, इसलिए करता है। इसलिए वो मानता है कि भाई जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, वो जो समानता है वो सबसे क्या है? अच्छी समानता है। इसलिए वो मध्यम वर्ग का शासन की भी बात करता है। जस्टिस क्या है? अच्छा, प्लेटो ने कहा कि भाई जस्टिस जो है वो क्या है? एक तरह से न्याय जो है वो समन्वय है, सामंजस्य है। और इसने विषमता को प्राकृतिक बताया है। अच्छा, नजरें बदलती हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। इसने कहा कि भाई ठीक है, जस्टिस हारमोनी ही है, समन्वय है, सामंजस्य ही है। लेकिन ये समन्वय कब होगा? जब व्यक्ति नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन करेगा, मोरल वर्चुअस लाइफ जिएगा। और उसके लिए आवश्यक है क्या है? विधि हो, संविधान हो, ये सब हो। क्योंकि विधि विधायी कार्यों में भागीदारी ले से व्यक्ति क्या करेगा? सामुदायिक कार्यों में भागीदारी करेगा। और सामुदायिक कार्यों में भागीदारी से व्यक्ति के अंदर क्या होगा? नैतिकता का विकास होगा। इसलिए इसने कहा कि भाई जो न्याय है वो समन्वय है, लेकिन इसके लिए क्या है? विधि की आवश्यकता पड़ेगी। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो है वो सबसे बड़ा साइंस है। अच्छा, भौतिक विज्ञान क्या सिखाता है? मटेरियल के बारे में पढ़ना सिखाता है। हाँ, और केमिस्ट्री क्या सिखाती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब तत्व, एलिमेंट, यौगिक, ये सब पढ़ाती है। इन सबको जोड़ना सिखाती है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना सिखाता है। अरस्तु जो है उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भाई साइंस क्या है? साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस मेथड है, पद्धति है एक। साइंस जो है अनुभवात्मक होता है। भाई आप विज्ञान क्या होता है? प्रेक्षण पे आधारित होता है भाई, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना होता है। इसने भी एक्सपेरिमेंट किया क्या? 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, तब जाके 6 प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई। इसलिए अरस्तु वैज्ञानिक तो है ही। और पॉलिटिकल होने का मतलब क्या है? भाई इसने क्या किया? इक्वलिटी की बात की, जस्टिस की बात की, शासन प्रणाली की बात की, इसने नागरिकता की बात की, रिवोल्यूशन की बात की। इसलिए ये क्या है? एरिस्टोटल जो है वो क्या है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, रिवोल्यूशन कैसे होगा? उसने बताया कि भाई समाज में क्रांति का कारण क्या होता है। क्रांति का मतलब क्या है? कि एक शासन प्रणाली से दूसरे शासन प्रणाली में परिवर्तन। संविधान जो है वो शासन प्रणाली ही है। तो कहा कि भाई समाज में क्रांति इसलिए होगी क्योंकि समाज में असमानता रहेगी, इसलिए क्रांति होगी। और क्रांति के उसने अलग अलग जो शासन प्रणाली है उनके अलग। भाई कहा कि भाई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें राजा अत्याचारी हो जाए, राजा अत्याचारी हो जाएगा तो क्या होगा? राजा के विरुद्ध क्रांति हो जाएगी। अच्छा, ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी में धन का अपव्यय करने लगे लोग तो क्या हो जाएगा? क्रांति हो जाएगी। और डेमोक्रेसी में लोग किसी लोकप्रिय नेता का उदय जो है क्रांति के कारण हो जाएगा। अच्छा, कम लोगों का शासन होगा तो वो अस्थायी होगा, क्योंकि बहुमत हिस्सेदारी की बात करेगा, और बहुमत की हिस्सेदारी हो जाएगी तो शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसने मध्यम वर्ग को अपनाया। भाई मध्यम वर्ग का शासन जो है वो सबसे अच्छा है, तो उसने पॉलिटी का नाम दिया। पॉलिटी ही इसके बुक का भी नाम है। अच्छा, प्लेटो और अरिस्टोटल के मध्य अंतर देख लेते हैं हम लोग। कुछ अंतर है। क्या अंतर है भाई? प्लेटो जो था वो कहा कि संरक्षक वर्ग जो है उसका अपना संपत्ति नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। संविधान विधि को मानता नहीं, क्योंकि वो ऐसे सत्य की बात करता है जो कभी चेंज ही ना हो। इसलिए वो कहता है कि भाई राजा का विवेक ही सबसे बड़ा सत्य है। राजा का विवेक जो है किसी भी विधि और अध्यादेश से महत्वपूर्ण है। और ट्रेडिशन तो कल्चर को तो मांगने का नहीं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है। लेकिन एरिस्टोटल जो है इन सबको मानता है। ये अंतर है दोनों के मध्य। अच्छा, दोनों के मध्य समानता क्या है? दोनों मानते हैं कि भाई व्यक्ति के जीवन का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन करना। दोनों मानते हैं कि भाई राज्य जो है वो क्या है? आंगिक संस्था है। उसके अंग अलग अलग हैं। वहाँ पे अंग क्या था? वहाँ पे अंग था प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर था और फिलासफर किंग था। यहाँ पे अंग क्या है? यहाँ पे अंग है फैमिली है, विलेज है और क्या है? स्टेट है। जस्टिस की दोनों बात करते हैं, जस्टिस जो है वो हारमोनी है।
और मोरल एजुकेशन की बात करते हैं। भाई राज का काम क्या है? राज के कार्यों में भागीदारी से व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास होता है। राज का काम लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। अच्छा, इसके शासन पढ़ने की अध्ययन की पद्धति की बात करते हैं, मेथड। तो एक से इसने क्या किया, टेलीलॉजिकल मेथड का यूज किया, सौदेशात्मक पद्धति। जब वो कहता है कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, एक मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं। तो ये जब बात कर रहा है तो वो सौदेशात्मक पद्धति की बात कर रहा है, मतलब हर चीज का ऑब्जेक्टिव है। जो सुदृढ़ लोग हैं उनका काम है स्लेव बनना, जो मेंटली सुदृढ़ है उनका काम क्या है, शासन संचालन का काम करना। तो टीडियोलॉजिकल ये क्या करता है, कंपेरिजन करता है, कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक। 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई। और तीसरा जो है वो क्या है, इंडक्टिव मेथड। अच्छा, दो तरह के, एक डिडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड ये कहता है कि आप पार्टिकुलर से जनरल पे जाओ। इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव के मध्य अंतर देख लेते हैं हम लोग। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति, दो तरह की होती हैं पद्धतियाँ। डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि भाई जनरल से आप पार्टिकुलर, और यहाँ पे पार्टिकुलर से जनरल। तो क्यों अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वो भाई अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, 158 शासन प्रणाली पार्टिकुलर पकड़ के सबका अध्ययन किया, और फिर जनरल शासन प्रणाली की बात की जिसे उसने पॉलिटी का नाम दिया। तो इसलिए इसके में इंडक्टिव मेथड है। तो ये तीन मेथड हैं जो अरस्तु तो हम लोगों ने ओवरऑल अरस्तु के विचारों को देख लिया, प्लेटो और अरस्तु का कंपेरिजन कर लिया हम लोगों ने। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैकियावेली को पढ़ेंगे। ग्रीक एज थिंकर में दो ही थिंकर को पढ़ने थे हमको, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना था, और दोनों कंप्लीट हो गया है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।